नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है वर्तमान भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियां। आप में से बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उस अधिकांश उसमें विद्यार्थी हैं और आज विद्यार्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उच्च शिक्षा में। जितना ढिढोरा पीटा जाता है उच्च शिक्षा का, वास्तव में उच्च शिक्षा उस तरह की है नहीं। देश में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू की गई जो नई शिक्षा नीति है उसके परिणाम बहुत ही बेहतर नहीं आ पा रहे हैं। तो इन सब के क्या कारण हैं, हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में क्या खामियां हैं, उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इन सब विषयों पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और चूंकि मैं एक प्राध्यापक हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो इसलिए अपने अनुभव के आधार पर भी कुछ चीज़ें आपको हम बताना चाहेंगे। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। पर हमेशा की तरह आपसे पहले निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट भी आप हमें अवश्य दीजिएगा। तो आइए हम चर्चा का प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उच्च शिक्षा है क्या, सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं। उच्च शिक्षा का प्रारंभ जब इंटरमीडिएट पास करके बच्चे कॉलेज में आते हैं तो ये माना जाता है कि वहाँ से उच्च शिक्षा प्रारंभ हो रही है। अर्थात जब माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करके विद्यार्थी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ से उनकी उच्च शिक्षा प्रारंभ होती है। तो उच्च शिक्षा उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहाँ हमारा भारत देश अनेक विकसित देशों की तुलना में बहुत पीछे है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो विश्व स्तरीय हो, खास करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। क्वालिटी एजुकेशन या हम जिसे कहते हैं गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना वर्तमान भारत के लिए आवश्यक है और भावी पीढ़ियों की ये सबसे बड़ी सेवा होगी। अगर हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे पाएंगे देश को, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी जो होंगी वो उपकृत होंगी, वो कुछ सीख सकेंगी, बेहतर इंसान बन सकेंगी, बेहतर प्रोफेशनल्स बन सकेंगे और अपना काम बहुत ही प्रवीणता के साथ, बहुत ही दक्षता के साथ, बहुत ही स्किलफुल्ली कर सकेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब उच्च शिक्षा हमारी स्तरीय हो, स्टैंडर्ड की हो, विश्व स्तरीय हो। उच्च शिक्षा का उद्देश्य है उच्च ज्ञान प्राप्त करना, नए ज्ञान की खोज करना, विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ तैयार करना, युवाओं में व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना। तो ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके ही हम नए ज्ञान की खोज कर सकेंगे। हमारा जो भी डिसिप्लिन है, जिस भी डिसिप्लिन में हम हैं, उस डिसिप्लिन को और एनरिच कर सकते हैं, हम उसको और समृद्ध कर सकते हैं अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अपने शोध के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा। और उच्च शिक्षा से ही कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई अच्छा वकील बनता है, कोई अच्छा व्यवसायी बनता है। तो ये सभी विशेषज्ञता, सभी प्रकार की विशेषज्ञता तभी हमारे अंदर आ सकती है जब उच्च शिक्षा में इसकी अच्छी व्यवस्था हो, हमारे पास अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हों, अच्छे प्रोफेसर्स हों और हमारे पास संसाधन अच्छे हों। तभी युवाओं का दृष्टिकोण भी व्यापक होगा
और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। साथियों, आधुनिक समय में अपने नागरिकों को उचित रूप से शिक्षित किए बिना एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक देश की कल्पना हम नहीं कर सकते। जैसे आजकल आप देख लीजिए, देश में चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में अगर आप ये देखें तो हमारे यहाँ जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो शिक्षित नहीं हैं। उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है, आसानी से फुसलाया जा सकता है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है शिक्षा में कमी। तो सभी आर्थिक क्षेत्रों, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे इनके अलावा जिसे हम टर्टियरी सेक्टर कहते हैं, तृतीय क्षेत्र हो, इनके कुशल संचालन के लिए शिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। हालांकि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में एक है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता और उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा संतोषजनक नहीं है। क्यों संतोषजनक नहीं है? वो इसलिए संतोषजनक नहीं है क्योंकि एक तो हमारे यहाँ क्या है कि पूरे देश में एक जैसा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता। दूसरी बात यह है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थानों की अगर आपस में तुलना की जाए तो उनकी कई कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। कुछ शिक्षण संस्थान जो महानगरों वगैरह में स्थित हैं, उन शिक्षण संस्थानों में देखा जाए तो वहाँ बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं मेट्रोज में, जहाँ आदमी जाके पढ़ सकता है, और अच्छे क्लासरूम हैं, उनमें सारी सुविधा है, फैसिलिटीज़ है, कंप्यूटर लैब हैं, आजकल के हिसाब से साइंटिफिक एजुकेशन के लिए जिन बातों की आवश्यकता है वो सब मौजूद है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेज ऐसे हैं जो इंटीरियर में हैं, जो जिला मुख्यालयों में हैं, या और भी जो तहसीलों में हैं, जो गाँवों में हैं, वहाँ पे इस तरह के संसाधन उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षक भी उपलब्ध नहीं है, काम चलाऊ शिक्षकों को रख के काम चलाया जाता है। नतीजा ये है कि हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे जगहों पे शिक्षा की स्थिति क्या होगी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको जो सच्चाई है वास्तव में उससे परिचित करा सकूं। क्योंकि अगर हम कहीं लेख लिखेंगे, कहीं अखबारों में लिखते हैं, मैगजीन्स में लिखते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बढ़िया बढ़िया शब्दावली का चयन करके अच्छी भाषा में, लच्छेदार भाषा में इन बातों को लिखा जाए। लेकिन यहाँ नहीं। ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि हम लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। साथियों, नई शिक्षा नीति 2016 में हमारे समक्ष आई और इसमें स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया है कि शिक्षा को सदैव से राष्ट्रीय विकास का एक प्रमुख चालक माना गया है। उच्च शिक्षा मानवीय समाज के लिए एक आवश्यक शर्त है। आने वाले वर्षों में शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में 4 आवश्यक घटक शामिल होने चाहिए, और वो घटक क्या है? मूल्यों का निर्माण, क्योंकि वैल्यूलेस एजुकेशन किसी काम की नहीं है, तो मूल्यों का निर्माण करना होगा। जागरूकता पैदा करनी होगी, अवेकनिंग एक तरह की लानी होगी विद्यार्थियों के मध्य, और साथ ही साथ ज्ञान और कौशल, नॉलेज और स्किल, इन दोनों का होना, इनका भी होना आवश्यक है। साथियों, अगर हम कहें कि जो हमारे शिक्षा नीति का मसौदा आया है उसे पूरी तरह कितने लोगों ने पढ़ा है, तो मुझे यह कहने में बड़ी निराशा होगी कि जो लोग शिक्षा के व्यवसाय में हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने पूरे मसौदे को नहीं पढ़ा है। पूरे मसौदे को पढ़ा जाए, पूरे मसौदे को समझा जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो मसौदा पूरा नहीं होता है। जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, और उसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा। ग्रेजुएशन में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है, और पहले जो करिकुलम वगैरह था उसमें थोड़ा सुधार किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर बल दिया गया है।
मातृभाषा में शिक्षा वगैरह पर भी बल दिया गया है। तो बहुत सारी बातें इस तरह की कही गई हैं जिससे ये लगता है कि हाँ बहुत अच्छा, बीए करने के बाद भी व्यक्ति रिसर्च कर सकते हैं। इस तरह की भी व्यवस्था की जा रही कि एक साथ आदमी 2 कोर्स वगैरह भी कर सकें। मेजर कोर्सेज हैं तो उनके साथ माइनर कोर्सेज वगैरह को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस तरह की बातें केवल इसलिए की गई हैं, जो ये 4 बातें हैं कि मूल्यों का निर्माण हो, जागरूकता पैदा हो, ज्ञान में वृद्धि हो, कौशल में वृद्धि हो। लेकिन केवल मसौदा तैयार कर देने से कुछ नहीं होता, सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब जो चीज़ हम पढ़ाना चाहते हैं, जिन बातों को हमने नई शिक्षा नीति में लिया है, अगर उन सारे विषयों को पढ़ाने के लिए हमारे पास स्किल्ड टीचर्स होंगे, क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, तभी गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, तभी हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। साथियों, स्वतंत्रता के बाद के समय में शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले जो स्थिति थी, चूंकि हम उसके पहले गुलाम थे, हमारे ऊपर एक विदेशी शक्ति का अधिकार था, तो हमारे विदेशी शासकों ने पूरे भारत को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया और जानबूझ करके जनता को अशिक्षित रखा। शिक्षा के विस्तार के लिए कई नए विश्वविद्यालय, कॉलेज, आईआईटीज, आईआईएम्स, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विज्ञान संस्थान, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, अनुसंधान पुस्तकालय, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज खोली गई हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के प्रसार का प्रावधान किया गया और भारत को दुनिया के सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली बना दी गई। अब चूंकि भारत में आबादी बहुत ज़्यादा है, इस समय वर्तमान में हम 140 से 150 करोड़ के बीच में हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी सारी शिक्षण संस्थाएं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, विज्ञान संस्थान वगैरह होने के बावजूद भी बहुत सारे छात्रों को दाखिला नहीं मिलता, बहुत सारे छात्र जो है प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। तो नतीजा ये होता है कि उनको प्राइवेट पढ़ाई करनी पड़ती है या ओपन यूनिवर्सिटीज वगैरह से पढ़ाई करनी पड़ती है, रेगुलर पढ़ाई करना संभव हो नहीं पाता है। तो भारत की जो सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है, उसकी ये हकीकत है। साथियों, वर्तमान में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार होने के समय मैं 2016 और उसके बाद के आंकड़ों की बातचीत कर रहा हूं, तो भारत में 350 सरकारी मान्यता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 123 डीम्ड विश्वविद्यालय, 241 निजी विश्वविद्यालय, 14 मुक्त विश्वविद्यालय और लगभग 40,760 कॉलेज हैं। इन आंकड़ों में परिवर्तन भी हो सकता है क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं। ये 2016 के आंकड़े हैं और अगले 7-8 साल में निश्चित रूप से इनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ होगा। तो भारत में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 मिलियन से अधिक छात्र और 5 लाख शिक्षक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान साक्षरता दर, जो कि 2011 के सेंसस के अनुसार है, वो 75% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर मात्र 65.46% है, यानी कि अभी भी लगभग 35% महिलाएं और लगभग 18% पुरुष अशिक्षित हैं। तो और ये जो दर है, ये साक्षरता की दर है। तो एक बात का अंतर आप समझ लीजिए कि जो साक्षर हैं, साक्षर होने का मतलब एजुकेटेड होना नहीं हुआ, या साक्षर होने का मतलब हाईली एजुकेटेड होना भी नहीं हुआ। साक्षर होने का मतलब ये भी नहीं हुआ कि उच्च शिक्षा प्राप्त है। जो प्राइमरी पास व्यक्ति है वो भी साक्षर है, जो किसी तरह से लिख पढ़ लेता है, कक्षा 1-2 तक पढ़ा है, वो भी साक्षर है। तो इसलिए ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के ऊपर आप न जाएं। सही मामलों में जो साक्षर हैं वो बहुत ही कम है। हीरा गोरखपुरी कहा करते थे कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया
इज लिटरेट इन लिटरेट्स, अर्थात भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पढ़े लिखे मूर्ख हैं या पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। तो इसी से समझा जा सकता है पढ़ा लिखा होना या हाईली एजुकेटेड होना, इसका अर्थ यह है कि जो स्व विवेक से निर्णय लेने में सक्षम हो, जो अपना बुरा भला समझ सकता हो, जिसमें इतना विवेक हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका निर्णय वो आसानी से ले सके, उसे माना जा सकता है कि वो हाईली एजुकेटेड है। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में भिन्नताएं हैं। शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जैसे आजकल आप देखिए बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, गली गली में कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और उनको मान्यता दे दी जाती है। और वहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैं भी कई जगह गया हूँ टीचर्स वगैरह के अपॉइंटमेंट में, तो वहाँ मैंने देखा है कि जो तय मानक है उसके अनुसार शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है, लेकिन चूंकि कॉलेज चलाना है तो इसलिए दिखाना है कि हमारे यहाँ टीचर्स हैं, तो उनकी भर्ती कर ली जाती है। ऐसा भी सुनने में आता है, कभी कभी समाचार पत्रों वगैरह में निकलता है कि कई बार जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं कागजों में उनको दिखा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह होती कि पढ़ाता कोई और है। तो इस तरह की बातें आती रहती हैं, इस तरह की रिपोर्टिंग्स वगैरह आती रहती हैं। तो फिलहाल यहाँ मैं बात करूंगा कि देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की उपलब्धता एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में हमारे समक्ष आई है, क्योंकि देखिए गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उच्च शिक्षा में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ओनली क्वालिटी टीचर्स कैन इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन। उच्च शिक्षा में शिक्षक की उपलब्धता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, स्नातक पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों में नामांकन के ऊपर निर्भर करती है। आज स्थिति यह है, अब चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं, विभागों में शिक्षकों की बहुत कमी है। बहुत सारे कॉलेजेज हैं, बड़े बड़े कॉलेजेज हैं जिनमें 50 पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं और वर्षों से, लगभग 1 दशक से अधिक के समय से खाली पड़े हैं, और उन पदों को भरा नहीं जा रहा है। उनकी जगह ट्यूटर्स वगैरह रख के, काम चलाऊ टीचर्स रख के काम चलाया जाता है। और तो ऐसी स्थिति में स्वतः ही ये बात समझी जा सकती है कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी। आमतौर पर उच्च शिक्षित लोग ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करते हैं। वैश्वीकरण के इस युग में उच्च शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अब मैंने कहा कि उच्च शिक्षित लोग ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करते हैं, एक क्षेत्र छोड़ के, जिसे आप राजनीति कहते हैं। राजनीति में अनपढ़ भी हमारे नेता बन जाते हैं। अनपढ़ हमारे नेता क्यों बनते हैं? अंगूठा छाप लोग जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता, या लोग जेल में से भी चुनाव जीत जाते हैं, इस तरह की बातें देखने में आती हैं राजनीति में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि हमारा मतदाता शिक्षित नहीं है, हम शिक्षित नहीं हैं, और हम अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सकते। हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, बहकावे में आकर के किसी को भी जिता देते हैं, जो दागी लोग हैं उनको भी जिता देते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हर क्षेत्र पे प्रभाव डालता है। जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे नेता हैं, वो हर क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं, उच्च शिक्षा पर भी प्रभाव डालते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे होगा हमारे यहाँ, अगर इस तरह के हमारे लीडर्स होंगे, अगर वो अशिक्षित होंगे, शिक्षित नहीं होंगे। तो वैश्वीकरण के इस युग में उच्च शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया से हमारा कंपटीशन हो गया है, पूरी दुनिया से हमारी प्रतियोगिता हो गई है। उच्च शिक्षा को गुणवत्ता, बुनियादी ढांचा, लक्ष्य, रोजगारोन्मुख शिक्षा, पाठ्यक्रम, व्यवसायीकरण, शिक्षक छात्र राजनीति, शिक्षा का माध्यम, शिक्षक का समर्पण, शैक्षणिक संस्थानों की अन्यायपूर्ण संख्या। अन्यायपूर्ण संख्या इसलिए कह रहा हूं, मान लीजिए किसी कॉलेज की कैपेसिटी केवल 2000 स्टूडेंट्स के लिए है और उसमें 5000 विद्यार्थी भर लिए जाएं, उसके लिए न इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए न टीचर हैं, न उतने फर्नीचर्स हैं, न उतने कमरे हैं, कुछ भी नहीं है, तो कैसे उनकी पढ़ाई होगी?
केवल आप जैसे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देख लीजिए, उनको जितने भी स्टूडेंट मिलते हैं उनको भर लेते हैं, चाहे वो कितने भी नामी इंस्टीट्यूशंस हो। तो अनुसंधान के लिए पुस्तकालय होना, शुल्क संरचना, आवंटन जैसी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना उच्च शिक्षण संस्थानों को करना पड़ रहा है। धन और शिक्षक शास्त्र अंतर आदि भी ये समस्या है, लेकिन उच्च शिक्षा के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या हैं? वो है उच्च शिक्षा का गुणात्मक विस्तार और पहुंच, गुणात्मक इनपुट, गुणात्मक अनुसंधान या रिसर्च, और उच्च शिक्षा की सामाजिक आवश्यकताएं। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चुनौतियां उच्च शिक्षा के समक्ष हैं। साथियों, हमें वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा दायित्व है कि जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति से परे हर व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। भारतीय विश्वविद्यालय अब शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी तैयारी हो रही कि बहुत सारे जो विदेशी विश्वविद्यालय वगैरह हैं उनके कैंपस खोले जाएं भारत में, जिससे भारतीयों को विदेश जाकर के शिक्षा न लेनी पड़े, बल्कि वो कॉलेज अपना कैंपस अगर हमारे देश में खोलेंगे तो यहीं बैठे बैठे हम शिक्षा ले सकते हैं विदेशी विश्वविद्यालयों से। तो अच्छा विचार है, लेकिन देखना यह होगा कि इसको किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस प्रकार से इसको लागू किया जाता है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अलग अलग विशेषज्ञता वाले के लिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि रेलवे में भर्ती करनी है तो एक रेलवे के लिए अलग विश्वविद्यालय खोला जाए, जिसमें केवल रेलवे में काम करने वाले लोगों को ही प्रवेश मिले, जो रेलवे में काम करना चाहते हैं उसके लिए विशेषज्ञ तैयार किए जाएं, हर तरह के, वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। विचार अच्छा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि हमारे यहाँ देश के जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान हैं, उनमें किस तरह के प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है, तो इसमें उनकी राय भी ली जानी चाहिए और उसी तरह के प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ उच्च शिक्षण संस्थानों में तैयार किए जाने चाहिए। तो इसके लिए उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह साइन किए जा सकते हैं। तो वैश्विक विश्वविद्यालय की अवधारणा को विकसित करने और मौजूदा संस्थानों को उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण करने को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें बहुत कुछ सीखना है। आखिर आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या बहुत सारी विदेशी विश्वविद्यालय हैं दुनिया में, बहुत बड़े संस्थानों में उनकी गिनती होती है। हर विद्यार्थी की आकांक्षा होती है कि एक बार वहां जाए और अगर वहां पढ़ने का अवसर मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते, इस बात पे विचार विमर्श होना चाहिए। हमें भी उस तरह के संस्थान अपने यहाँ स्थापित करने चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों की संख्या सीमित है, यहाँ तक कि शीर्षतम भारतीय संस्थान भी विश्वविद्यालयों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शामिल नहीं है। वर्तमान में केवल 3 भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की टाइम्स हायर एजुकेशन सूची में सूचीबद्ध थे। अब ये सूची कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये आंकड़े अखबारों वगैरह में आते हैं और टेलीविजन वगैरह पे दिखाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इनमें सच्चाई होगी। अगर मान लीजिए हमारे शिक्षण संस्थान जो है, दुनिया भर के 100 बेहतर संस्थानों में अगर 4-5 शिक्षण संस्थान हमारे सम्मिलित नहीं है, तो ये एक चिंताजनक बात है, चिंताजनक विषय है, इस पर सोचना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे इग्नाइटेड माइंड्स, उनकी बड़ी अच्छी किताब है और उसमें उन्होंने टीचर्स के ऊपर बड़ा स्ट्रेस दिया है। उन्होंने अपने
जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की उसके लिए उन्होंने अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। उन्हीं को अपना मेंटर बताया है उन्होंने और उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके वहां तक पहुंचे। तो इसी से समझा जा सकता है कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्वालिटी टीचर्स की कितनी आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने वर्तमान रोजगार परिदृश्य के समग्र दृष्टिकोण पर बल दिया। आईआईटी मुंबई के 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर कलाम ने अपने भाषण में कहा था कि वर्तमान संदर्भ में शिक्षा प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जो बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करें और न कि केवल बल्कि रोजगार पैदा करने वालों को उत्पन्न करें, जो लोगों को नौकरी दे सकें, ऐसे लोगों को बड़ी संख्या में पैदा करें, न कि केवल रोजगार चाहने वालों को पैदा करें। तो रोजगार के सृजनकर्ता भी होने चाहिए। साथियों, यह समझना आवश्यक है कि हमारी सरकार उचित तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा के विश्वस्तरीय संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका की सराहना की जाए और उसे बढ़ाया जाए। मजबूरी है, क्योंकि सरकार अपने बजट में इतना पैसा नहीं देती, तो निजी संस्थान आगे आए और आगे आकर के वो उच्च शिक्षा केंद्र बनाएं, उनका सृजन करें। और ऐसे बहुत सारे निजी संस्थान आगे आए भी हैं, उनके बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेजेस वगैरह सब चलते भी हैं। तो ज्ञान का सृजन, विकास और प्रसार आवश्यक है। ऐसे तेजी से बदलते परिदृश्य में राज्य और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे। आमतौर पर हमारे शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में अस्तित्व के संबंध में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षार्थियों को अधिक विविधता और विकल्प प्रदान करने के लिए सहयोग करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम शैक्षिक अवसरों का इस तरह विस्तार करें कि वे गुणवत्ता से समझौता किए बिना समानता को बढ़ावा दें। मित्रों, शिक्षा हर किसी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण साधन है और चुनौतीपूर्ण और हाशिए पर रहने वाले, जो लोग मार्जिन पर रह रहे हैं, हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना अस्तित्व का विषय हो सकता है। सभी प्रकार की बाधाओं के बावजूद सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए निष्पक्ष, उचित और समान अवसर प्रदान करने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करना समय की मांग है। एक समय श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, अब दिवंगत है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, वो शिक्षा को सामाजिक न्याय का उपकरण मानते हुए कहती थी कि शिक्षा एक मुक्तिदायक शक्ति है और हमारे युग में यह एक लोकतांत्रिक शक्ति भी है जो जाति और वर्ग की बाधाओं को दूर करती है, जन्म और अन्य परिस्थितियों द्वारा लाई गई असमानताओं को दूर करती है। तो आज सोशल जस्टिस की मांग होती है। आज हम ये देखते हैं कि बहुत सारे, एक समाज का हमारे एक बड़ा तबका आज भी पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, निराश्रित है। तो ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का हम एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षा के उनको अच्छी तरह से शिक्षित करके उनको हम मुख्य धारा में सम्मिलित कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। केवल रिजर्वेशन दे देने से काम नहीं होगा, शिक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। हमें यह जांचने की जरूरत है, यह जांचने की आवश्यकता है कि नई तकनीक किस हद तक मुक्तिदायी है और किस हद तक यह शोषणकारी व्यावसायिक हितों से संबंधित है। हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि शिक्षा पूंजीवाद की समग्र प्रतिभा के बंधन को कैसे तोड़ सकती है। शिक्षा पर कोठारी आयोग और भी बहुत सारे आयोग बने, यहाँ एक दो का जिक्र मैं करूँगा। तो शिक्षा पर कोठारी आयोग,
1964 से 1966 तक जो काम किया उसने, और उसने ये पाया कि विश्वविद्यालयों ने बड़ी संख्या में स्नातक तैयार किए और उनमें बड़ी संख्या में लोग रोजगार पाने में असमर्थ थे। सामाजिक विषमताओं ने बेरोजगारी की समस्या को और अधिक तीव्र कर दिया। तो मित्रों, बहुत, जैसे मैं फिराक गोरखपुरी का एक लेख पढ़ रहा था, अभी मैंने उनको कोट भी किया कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज लिटरेट इलिटरेट्स। आज बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो दूर दराज गाँव में, देहातों में या जिला मुख्यालयों पे, तहसीलों में, ऐसे बहुत सारे डिग्री कॉलेज वगैरह हैं जहाँ का बच्चा जो है बीए पास कर लेता है, लेकिन बीए पास करने के बाद एक एप्लीकेशन भी नहीं ढंग से लिख सकता। तो किस तरह की शिक्षा है ये बहुत ही शर्म की बात है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी संस्थान के लिए। इवन मैं अध्यापक हूँ, मैं कहता हूँ अध्यापकों के लिए भी किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, और वो मजबूरी जो अध्यापक हैं, जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो सामाजिक विषमताओं ने बेरोजगारी की समस्या को अधिक तीव्र किया। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने शैक्षणिक मानकों में गिरावट के बारे में चिंता नहीं की और असमानताओं को दूर करने और हाशिए पर रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके शैक्षिक अवसरों को बराबर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की वकालत की। इसी तरह से 1990 में फिर एक शिक्षा आयोग बना आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में, जिसे राममूर्ति आयोग कहा गया। राममूर्ति आयोग ने जातिवाद, सांप्रदायिकता और रूढ़िवाद की बुराइयों पर ध्यान केंद्रित किया और इसने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और सामान्य रूप से शिक्षा के व्यवसायीकरण और विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, बल दिया। वर्तमान में भारत के कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे अधिकांश शैक्षणिक संस्थान बहुत खराब गुणवत्ता वाले स्नातक पैदा कर रहे हैं। उचित बुनियादी ढांचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और प्रभावी शिक्षण के अभाव में हमारे शैक्षणिक संस्थानों के उत्पाद किसी भी नौकरी में काम करने के लिए अयोग्य हैं। आज हर युवा चिल्लाता है बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, लेकिन क्या करोगे जब आप बीए पास करके, एमए पास करके एक पेज सही ढंग से नहीं लिख सकते किसी भाषा में, तो फिर आप किस तरह की नौकरी की अपेक्षा करते हैं। आज एक दिक्कत ये भी है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो शहरों में रहते हैं, शहरों में रहने के कारण उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका भी मिल जाता है। कई बार जो आजकल पब्लिक स्कूल वगैरह, उनको अच्छे स्कूल का दर्जा दिया जाता है, कॉन्वेंट वगैरह को। तो वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, निकलने के बाद इंटरमीडिएट के बाद ही उनका भविष्य तय हो जाता है उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ जाएंगे। तो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में चले जाते हैं, बड़े बड़े पैकेज में चले जाते हैं जिनके माता पिता सक्षम हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जो डिग्री कॉलेजेस वगैरह हैं उसमें जो बचा कुचा स्टफ है ज़्यादातर वही आता है। हम ये नहीं कहते कि सारे वही आते हैं, लेकिन बहुत सारे वही होते हैं। तो ऐसे लोगों को शिक्षित करना अपने आप में ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार है। साथियों, पिछले कुछ दशकों में शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई। हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि वे अधिकतर साक्षर निरक्षर पैदा कर रहे हैं। साक्षर निरक्षर यानी लिटरेट इलिटरेट पैदा कर रहे हैं। तो इसे तथ्यों और आंकड़ों के आलोक में विविधीकृत और बहुउद्देशीय बनाया जाना चाहिए, अन्यथा पहले से भी निराशाजनक स्थिति जल्द ही और निराशाजनक बन जाएगी। भारत सरकार आने वाले कुछ वर्षों में 30 विश्वविद्यालय, 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IITs, IIMs और बहुत सारे एम्स वगैरह के लिए योजना बना रही है। कुछ अस्तित्व में आ गए हैं और कुछ निकट भविष्य में अस्तित्व में आएंगे, ऐसा अनुमान है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर उच्च
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर केंद्र उच्च शिक्षा के उन्नयन और विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बना रहा है। अन्य योजनाओं में कॉलेज विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों के वेतन में 70% तक की वृद्धि शामिल है और शिक्षण को अधिक प्रभावी और समय की आवश्यकता के अनुसार बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों को अनुसंधान परक होना चाहिए, क्योंकि भारत को अनुसंधान संस्कृति विकसित करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी यही बात कहते थे कि शिक्षा जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए। वो अपने कई भाषणों में उन्होंने इसका जिक्र किया था। इसलिए विश्व स्तरीय दर्जा प्राप्त करने के लिए एक शोध गहन या रिसर्च ओरिएंटेड विश्वविद्यालय का निर्माण आवश्यक है, अनिवार्य है। उत्तर आधुनिकतावाद हमारे युग की भावना है। हम आधुनिक समय में अपने नागरिकों को उचित रूप से शिक्षित किए बिना एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक देश की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे सामने चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि आधुनिक शिक्षा का प्रकाश एक ही समय में सभी तक पहुंचे। उत्कृष्टता की खोज को प्रोत्साहित और पोषित किया जाता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 103वें वार्षिक सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि हम स्टार्टअप इंडिया लॉन्च कर रहे हैं, जो नवाचार और उद्यम को प्रोत्साहित करेगा। हम शैक्षणिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर बना रहे हैं। हम भारत में विज्ञान और अनुसंधान करना आसान बनाएंगे, विज्ञान प्रशासन में सुधार करेंगे और भारत में अनुसंधान और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। दृष्टिकोण में नवाचार न केवल सरकार का दायित्व है, बल्कि निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत की भी जिम्मेदारी है। तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत किया भी गया है। कुछ जो है स्टार्टअप्स वगैरह हमारे यहाँ प्रारंभ भी हुए हैं, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है अभी भी। 2020 में बहुत से विश्वविद्यालयों में आनन फानन में बिना पूरी तैयारी के नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। बहुत से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों व संसाधन का अभाव है, अतः इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मात्र एडमिशन और परीक्षा ही होती रहती है। पढ़ाई के घंटों में अत्यधिक कमी आ गई, जो कि हकीकत है, कागज में कुछ भी दिखाया जाए। पढ़ाई और शोध की गुणवत्ता में कमी आई है। आज शोध कार्य एक 10 वर्षीय कार्यक्रम बन गया है। आज पहले शोध में एडमिशन के लिए टेस्ट होगा, महीनों बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, उनका चयन होगा, चयन होने के बाद पीएचडी कोर्स वर्क होगा, पीएचडी कोर्स वर्क 2 महीने चलेगा, फिर उसके बाद कभी जो है 2 महीने 3 महीने वेट करने के बाद उसकी परीक्षा होगी, फिर 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद 2 महीने आरडीसी के लिए वेट करो, फिर एडमिशन हो जाए तो आप अपना काम कीजिए 3 साल 4 साल में। फिर उसके बाद जब एग्जामिनर्स के पास थीसिस जाएगी तो बहुत सारे लोग थीसिस जो है सालों तक नहीं लौटाते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, 1.5 साल लगा देते हैं। और फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी, फिर इंटरव्यू वगैरह फिक्स करने में महीनों लग जाते हैं। इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, उसके बाद फिर विद्यार्थी को डिग्री मिलने में भी महीनों लग जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई आज का विद्यार्थी जो है वो झेल रहा है। कहा गया है, कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब कृषि जो है वो सूख जाए तो बारिश होने से क्या फ़ायदा। जब विद्यार्थियों को ज़रूरत है पीएचडी की डिग्री की, तो वो डिग्री पता चला कि 3 साल के अंदर न मिल करके वो 6 साल में 8 साल में मिल रही है। इतने दिनों में अगर वो चाहे तो 3 बार एमए कर ले। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं शोध में। प्रतियोगिता परीक्षाओं की गुणवत्ता और शुचिता में कमी आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, जैसे अभी नीट का मामला गरमाया था, ऐसे ही कभी और भी किसी न किसी परीक्षा की, यहाँ तक कि यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह के पेपर भी लीक हो जाते हैं, बार बार पेपर होते हैं। तो पेपर लीक माफिया पर नकेल कसना आवश्यक है। कोई भी पुलिस पर भर्ती परीक्षा होगी या और कोई परीक्षा होगी, हर जगह ये माफिया सक्रिय हैं, इनके ऊपर नकेल कसना आवश्यक है, जिससे कि जो योग्य विद्यार्थी हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, उनका चयन हो सके। और जो भी चयन से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उनमें से भी भ्रष्टाचार दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारण
प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता से वंचित रह जाते हैं, उनका चयन नहीं हो पाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है, बल्कि यह हकीकत है कि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि शिक्षा लोगों का मौलिक अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो मौलिक अधिकार केवल 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा के लिए, उसे आगे और बढ़ाना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए। इसके लिए प्राइवेट शिक्षा संस्थानों की आज बाढ़ आ गई है और प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा पर उनका एकाधिकार होता जा रहा है। प्राइवेट संस्थानों में बड़े बड़े पैकेज के जरिए शिक्षा प्राप्त करने का ऑफर दिया जाता है। एक ही कोर्स में हजारों विद्यार्थी भर लिए जाते हैं। बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए वे विद्यार्थियों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और अधिकांश सफल बच्चे विदेशों में जाके बस जाते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़े शहरी विद्यार्थियों से कठिन प्रतियोगिता करनी पड़ती है। आज हमारा समाज जो है, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या विभिन्न जातियों में तो बटा ही था, लेकिन अब अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग और नॉन इंग्लिश वाला एक वर्ग हो गया है। तो उनमें भी आपस में काफ़ी गहरी खाई हो गई है। जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग है वो थोड़ा सा है, लेकिन अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, जमीन से 4 गज ऊंचा समझता है अपने आप को। वास्तविकता यह है कि पिछले 4-5 दशकों में हमारे प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री इत्यादि जो भी हुए, किसी भी दल के, किसी भी पार्टी के हों, वो परिवर्तन लाने में असमर्थ या दूसरे शब्दों में कहें तो अनिच्छुक रहे हैं। सरकार जो उपदेश देती है उस पर अमल नहीं करती। यदि इस स्थिति को मौलिक रूप से नहीं बदला गया तो उच्च शिक्षा में सुधार संभव नहीं होगा। उच्च शिक्षा के विषय में कहा तो बहुत कुछ गया, लेकिन किया कुछ नहीं गया। तो इस प्रकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उच्च शिक्षा को बेहतर ढंग से नियोजित करने की आवश्यकता है मित्रों, और मानकों में सुधार और शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए बदलाव की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी हैं। मैंने पीपीटी में इसको इसलिए बनाया कि हो सकता है आपको कभी उच्च शिक्षा पे निबंध वगैरह लिखने के लिए आए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने कमेंट अवश्य दें, और साथ ही साथ मेरा निवेदन बार बार है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।